आइए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति हमने कंप्लीट किया था, जहां हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन किया था। यहाँ त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, खंबे होते हैं, स्तंभ होते हैं, उनकी ऊंचाई ज्ञात करने में, किसी चीज की दूरी ज्ञात करने में, हम खड़े हमारी छाया से हमारी दूरी ज्ञात करने में। तो ऐसी जो क्वांटिटियां होती है जिनकी हम मेजरमेंट टेप की मदद से, यानी कि मापने वाली टेप की मदद से जिन ऊंचाइयों और लंबाइयों को हम नहीं माप सकते, उनको हम किससे मापते हैं? त्रिकोणमिति की सहायता से मापते हैं। तो उन चीजों को मापने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, हमें उन्नयन कोण आना चाहिए। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए अवनमन कोण क्या होता है। तीसरा, हमें ये पता होना चाहिए दृष्टि रेखा। और चौथा, हमें पता होना चाहिए क्षैतिज रेखा। इन चारों चीजों का अध्ययन भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब ऊंचाइयों और दूरियों के जब हम प्रश्न करते हैं, उनको हल करने के लिए हमें किस प्रकार के कोणों का अध्ययन करना है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो चलिए देखते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। उसके पहले हम यहाँ पे बात करेंगे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा की। तो दृष्टि रेखा क्या होती है? देखिए, ये हमारी आंख है। हमारी आंखों से हम किसी वस्तु को देखते हैं। मान लीजिए मैं अपनी आंखों से आकाश में उड़ रहे एरोप्लेन को देखती हूँ, ठीक है। तो मेरी आंखों से मैंने एरोप्लेन को देखा, तो एरोप्लेन यानी कि उस वस्तु को और मेरी आंखों के बीच जो रेखा बनी, वो रेखा मेरी कहलाती है दृष्टि रेखा। तो आसान शब्दों पे अगर हम बात करें तो प्रेक्षक की आंखों द्वारा, किसके द्वारा? प्रेक्षक की आंखों द्वारा देखी गई बिंदु वस्तु को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है, जिसको हम लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी चीज हुई, किसी भी चीज को या कोई भी वस्तु को जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो उस वस्तु और हमारी आंख के बीच बनने वाली सरल रेखा कौन सी होती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। तो ये बात की हमने दृष्टि रेखा की। इसके बाद एक और रेखा होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा क्या होती है? एक होती है हमारी वस्तु की तरफ देखने वाली रेखा, एक होती है जो हमारी आंखों से समानांतर होती है, बिल्कुल सीधी, जो जमीन से बिल्कुल समानांतर, हमारी आंखों से भी समानांतर होती है, उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि से समानांतर होती है, सीधी भूमि से क्या होती है? बिल्कुल समानांतर होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करें ये रेखा, तो ये मेरी कौन सी रेखा हुई? क्षैतिज रेखा। अब मैं एरोप्लेन को देख रही हूँ, तो जो मेरी आंखों से एरोप्लेन को देखने वाली रेखा बनी, वो हमारी दृष्टि रेखा कहलाएगी। तो यहाँ अगर ये इस तरह से मैं बात करूं, यहाँ एक क्षैतिज रेखा है। कौन सी रेखा है ये एक क्षैतिज रेखा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे ये प्रेक्षक खड़ा है, इसकी आंखों से सीधी जो बनने वाली रेखा है वो क्षैतिज रेखा है। और यहाँ पे किसी वृक्ष पे एक फल लगा हुआ है, तो अगर उसकी आंखों से उस वस्तु को, ये एक वस्तु को देखने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा क्या होती है। हमारी आंखों के समानांतर, जमीन से समानांतर जो रेखा बनती है, उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और हमारी आंखों से वस्तु की तरफ जो रेखा बनती है, जिसको हम देखते हैं, वो हमारी होती है क्षैतिज रेखा। तो इन दोनों रेखाओं के अध्ययन के बाद अब हम बात करेंगे उन्नयन कोण की। तो देखो, उन्नयन कोण क्या होता है? अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि मेरी आंखों ने आकाश में उड़ रहे एरोप्लेन को देखा। तो एरोप्लेन को देखने के लिए मुझे अपनी आंखों को ऊंचा करना पड़ा, इस तरह से मुझे अपनी गर्दन को ऊंचा करना पड़ा, ठीक है। मेरी क्षैतिज रेखा क्या है? क्षैतिज रेखा मेरी आंखों के समानांतर इस तरह से है, ठीक है। एरोप्लेन को देखने के लिए मुझे ऊंचाई पे देखना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ हमारी आंखों से समानांतर जो रेखा बनी, वो कौन सी रेखा होती है? क्षैतिज रेखा। एरोप्लेन को देखने के लिए हमारी आंखों को थोड़ा सा सिर को ऊपर उठाना पड़ा, तो जब हमने हमारे सिर को ऊपर उठाया, तो जो ये रेखा बनी दृष्टि रेखा। मतलब क्षैतिज रेखा के ऊपर, क्षैतिज रेखा के ऊपर अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो उनके बीच, किसके बीच? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को ही उन्नयन कोण कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ बच्चों, क्षैतिज रेखा से ऊपर अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, यदि कोई वस्तु दर्शक की आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, तो दर्शक की आंख को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को क्या करना पड़ेगा? ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया में दर्शक की दृष्टि और क्षैतिज रेखा के बीच एक निश्चित कोण बनता है, और इसी कोण को हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे चित्र ओ ए बी में वस्तु कौन सी है? बी, एरोप्लेन हमारी वस्तु है।
का उन्नयन कोण क्या है, जहां से परीक्षक देख रहा है, तो उन्नयन कोण हमारा ये है। अब एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ जो ये है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, तो जो उन्नयन कोण होता है वो हमेशा क्या होता है, एक न्यून कोण होता है। उन्नयन कोण हमेशा क्या होता है, न्यून कोण होता है, ठीक है। इसको उन्नताश कोण भी कहते हैं और उन्नति कोण भी कहते हैं। इनके ये दो नाम हो रहे हैं जो आपको याद रखने हैं। कभी कभी प्रश्नों में इन शब्दों का यूज होता है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। उन्नताश और उन्नति कोण का मतलब भी उन्नयन कोण ही होता है। आई यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, अभी अभी हमने बात करी उन्नयन कोण की। उन्नयन कोण में हमने क्या किया, हमारे सर को ऊपर उठाया। अब मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हुए, मैं एक बिल्डिंग के छत पे खड़ी हूँ, मैंने छत पे खड़े होके एरोप्लेन को देखा तो मेरे सर को ऊपर उठाना पड़ा। लेकिन मैंने छत पे खड़े होकर सड़क पर जाती हुई कार को देखा तो मुझे अपने सर को इस तरह से नीचे झुकाना पड़ेगा। तो जब मेरी क्षैतिज रेखा क्या है, मेरे आंखों के समानांतर जमीन से जो रेखा बन रही है वो मेरी क्षैतिज रेखा है। तो मेरी क्षैतिज रेखा से अगर मुझे सर झुका के नीचे देखना पड़ रहा है किसी वस्तु को, तो नीचे देखते हुए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो हमारा अवनमन कोण होता है। तो आसान शब्दों में, क्षैतिज रेखा से अगर ऊपर हम वस्तु को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और क्षैतिज रेखा से अगर नीचे हम वस्तु को देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बालक खड़ा हुआ है, ठीक है, अपनी बिल्डिंग की बालकनी में। उसकी क्षैतिज रेखा क्या है, उसके आंखों के समानांतर, ये उसकी क्षैतिज रेखा है। अब वो यहाँ से सड़क पर जाती हुई किसको देख रहा है, कार को देख रहा है। तो उसको अपने सर को नीचे झुकाना पड़ेगा। तो क्षैतिज रेखा के नीचे की तरफ, यानी कि उसकी आंखों से इस कार के बीच जो रेखा बनी वो दृष्टि रेखा बनी। तो क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ जब हम देखते हैं तो जो बनने वाला कोण होता है वो कौन सा कोण होता है, अवनमन कोण होता है। तो हमने उन्नयन कोण भी पढ़ लिया, अवनमन कोण भी पढ़ लिया। क्या है अवनमन कोण, यदि कोई वस्तु दर्शक की आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर स्थित है, कहाँ स्थित है, नीचे की ओर स्थित है, तो सर को नीचे झुकाना पड़ेगा। और जब सर को नीचे झुकाना पड़ेगा तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण बनाएगी, और उस कोण को हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे। अब हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण को एक ही चित्र में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है सभी को। बच्चा कहाँ पे खड़ा है, बालकनी में खड़ा है। वो एरोप्लेन को देखता है तो अपनी क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ देखता है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ऊपर की तरफ अगर कोण बनता है तो ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण है। इसी तरह क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ अगर कोण बनता है तो वो अवनमन कोण है। तो यहाँ पे इस चित्र में OA और OB दो दृष्टि रेखा है, एक ऊपर की तरफ देख रहा है और एक नीचे की तरफ देख रहा है। तो दर्शक की आंख के ऊपर की तरफ जो बन रहा है वो उन्नयन कोण है, और नीचे की तरफ जो बन रहा है वो अवनमन कोण है। तो यहाँ पे हमने चार चीजों की बात करी, क्षैतिज रेखा की बात करी, दृष्टि रेखा की बात करी, उन्नयन कोण की बात करी और अवनमन कोण की बात करी। इसके बाद हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बीच एक संबंध होता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु O है। बिंदु O से देखने, अगर हम P को देखते हैं इधर, तो ये क्या बना रहा है, उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ इतना तो हम सबको पता है, ऊपर की तरफ तो उन्नयन कोण। अब P से O की तरफ देखने पर, P से O की तरफ देखने पर कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। और अगर आपको पता है, हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि ये जो होते हैं हमारे समानांतर रेखाओं के बीच इस तरह से कोण बनते हैं, तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये कौन से कोण होते हैं, ये एकांतर कोण होते हैं। अतः ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात एक ही चित्र में दो बिंदुओं के लिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। एक ही चित्र के लिए अगर उन्नयन कोण और अवनमन कोण इस तरह से हैं, तो एकांतर कोण होने की वजह से ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसके बाद हम अवनमन कोण और उन्नयन कोण से हमारे प्रश्न करेंगे, ठीक है। यदि दर्शक एक निश्चित स्थिति से लंबवत धुरी की ओर गति करता है, लंबवत धुरी की ओर गति करता है, तो शीर्ष बिंदु से बने उन्नयन कोण का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी कि हम इधर चले, है ना, उन्नयन कोण अगर 30 था, आगे जाने पर उन्नयन कोण का मान बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये था, ये हमारा पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु क्या कहता है, यदि दर्शक एक निश्चित स्थिति से लंबवत वस्तु के विपरीत ओर गति करता है, यानी कि उसकी विपरीत दिशा में गति करता है, उसकी तरफ नहीं आता, तो क्या करता है, मान, उन्नयन कोण का मान क्या होता है, घटता जाता है। उन्नयन कोण का मान क्या होता है, घटता जाता है। मतलब अगर यहाँ पे कोण 60 था और हम विपरीत दिशा में, मतलब उससे दूर जा रहे हैं, तो मान घट रहा है। और हम विपरीत दिशा में आने पर मान क्या होता है, घटता है।
और सेम दिशा में जाने पर मान बढ़ता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं, ये हम सबको पता है, अभी अभी मैंने बताया था। यदि किसी मीनार के सापेक्ष सूर्य के उन्नयन या अवनमन कोण का मान घटता है, यदि किसी मीनार के सापेक्ष सूर्य से बनने वाले उन्नयन कोण अवनमन का मान घटता है, तो मीनार की छाया की लंबाई भी उसके अनुसार घटती तथा बढ़ती। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सूर्य की गर्मी होगी तो छाया उस हिसाब से बढ़ेगी घटेगी, तो उसी हिसाब से अवनमन कोण का मान भी घटता और बढ़ता है। तो इसी के साथ हम करेंगे कुछ एक उदाहरण, जिससे कि आपका ये जो अध्याय है अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे, किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई। अब यहाँ पे मान लीजिए ये एक स्तंभ है, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। तो यानी कि अगर इस स्तंभ की लंबाई जो है ये है h, यानी कि स्तंभ की ऊंचाई अगर h है, तो इसकी जो छाया बनेगी तो कुछ इस तरह बनेगी। तो इस छाया की जो ये होगी, ये कितनी होगी? √3h होगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो अगर सूर्य का ये उन्नयन कोण मतलब ये थीटा आपको बताना है, तो आप यहाँ पे क्या मानते हैं कि जो स्तंभ है, स्तंभ की ऊंचाई, हमने स्तंभ की ऊंचाई को कितना माना? h माना। तो हमने यहाँ लिखा माना स्तंभ की ऊंचाई h है तथा स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ की छाया की जो लंबाई है वो कितना दिया है? √3h है। ठीक है, अतः अब ये कौन सा कोण त्रिभुज बना रही है? तो समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है? लंब दिया है और आधार दिया है। अभी अभी मैंने आपको बताया था लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से क्या क्या दिया हुआ है? लंब और आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार किसका होता है? tan का होता है। तो हम क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, क्योंकि ये दो राशियां हमें दी हुई है, लंब बटा आधार। tan थीटा का मान तो हमको ज्ञात करना है। लंब हमारा कितना है? AB, आधार हमारा कितना है? BC। लंब हमारा दिया हुआ है h, BC हमारा दिया हुआ है √3h। यहाँ h से h क्या हो गया? कट गया। तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हमारा क्या आया? 1/√3। तो tan थीटा 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अतः सूर्य का उन्नयन कोण हमने कितना निकाल लिया? अतः आप यहाँ लिखेंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमको निकालना था, तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ से कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हम स्तंभ की लंबाई, किसी की छाया या किसी की दूरी ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न करते हैं। किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु, यानी कि ये मीनार का पाद है, इससे 40 मीटर दूरी पर स्थित ये बिंदु C है ना, बिंदु से मीनार के शिखर, अब इस बिंदु से हम मीनार के शिखर की जो दूरी है वो कितनी है? 80 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब इस बिंदु से मीनार के शिखर का क्या हमें क्या ज्ञात करना है? उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ एक क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या है? लंब है, तो लंब के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको कर्ण दिया हुआ है, आपको आधार दिया हुआ है। तो आपको क्या क्या निकालना है? शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? समकोण, आप यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो वही लाल बटा कक्का का, जिनको अभी तक याद नहीं हुआ है वो साइड में लाल बटा कक्का लिखे। क्या क्या दिया हुआ है? कर्ण दिया है और आधार दिया हुआ है। तो कर्ण और आधार किस में होता है? कॉस में। तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार हमारा कितना है? आधार हमारा BC है, कर्ण हमारा AC है। आधार है 40 और कर्ण है 80। तो यहाँ इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या आया? 1/2। अब 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। क्या हमसे यही पूछा था शिखर का उन्नयन कोण? बिल्कुल। तो अतः आप क्या लिखेंगे? अतः शिखर का
उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने शिखर का उन्नयन कोण भी ज्ञात कर लिया। ठीक है, अगर आपसे इस मीनार स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करने की पूछी जाता तो आप वो भी ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यहाँ पे एक बिंदु है, इससे मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। मीनार के पाद की ओर अब हम थोड़ा सा आगे चले, मीनार की तरफ चले तो उन्नयन कोण क्या होगा? बढ़ेगा। ये अभी हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण बिंदु में। तो 40 मीटर चलने पर अब यहाँ पर हम पहुंचे किस पर? बिंदु सी पर हम पहुंचे। तो बिंदु सी से फिर हमने मीनार की चोटी को देखा तो अब कौन सा उन्नयन कोण बना? 60 डिग्री का बना। ठीक है, अब चिन्हित बिंदु से हम कहाँ आते हैं? यहाँ मीनार की तरफ आ जाते हैं। तो इससे और इसकी मीनार की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मान ली? h। तो यहां हम लिखते हैं माना मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मान ली? h मान ली। मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली, है ना। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। किस में बात करेंगे हम? समकोण त्रिभुज ए डी बी में हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम किस में बात करेंगे? इसमें बात करेंगे। किसमें? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना। इसमें बात करा तो हमने क्या देखा? हमारे पास क्या है? एक तो लंब है और एक हमारे पास क्या है? आधार है। तो हम लिखेंगे tan 60 बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, अब tan 60 का मान क्या होता है? √3। लंब हमारा कितना है? h, आधार हमारा है x। आधार हमारा कितना है? x। तो यहां से हमने क्या लिख लिया? यहां से आप क्या लिख सकते हो? x बराबर h बटा √3 भी लिख सकते हैं, या आप h बराबर x √3 लिख सकते हो। यहां आप इसको दे दो समीकरण 1। क्या दे दिया हमने? समीकरण 1। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी और डी की। किसकी बात करते हैं? समकोण त्रिभुज ए बी और डी की। चलिए, समकोण त्रिभुज ए बी डी में अभी वापस अब कितने डिग्री का कोण था? tan 45 डिग्री का। तो tan 45 डिग्री बराबर कितना है? tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर कितना हो गया? 40 प्लस ये कितना बनाया? x। 40 प्लस x बटा ये इतना डिग्री का ही कोण बनाया था। अब आपको ये दूरी नहीं पता, हमारा पता है क्या है? आधार बटा लंब। ये हमारे लंब बटा आधार पता है हमको। तो देखो, लंब बटा आधार, tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। लंब हमारा है ये। अब आधार हमारा क्या है? 40 प्लस x। आधार हमारा क्या है? 40 प्लस x। हम इसको उधर ले जाते हैं, 40 प्लस x बराबर h। ये हो गया, हमारी दूसरी समीकरण आ गई। ये हमारी कौन सी आ गई? दूसरी समीकरण। चिन्हित बिंदु से मीनार से पाद की दूरी, यानी हमें क्या ज्ञात करना है? x ज्ञात करना है। तो h का मान क्या है? x √3। वो हम यहाँ रख देंगे। कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में। h का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, है ना। h का मान हमारा कितना आया था? जल्दी देखो, h बराबर x √3 आया था। ठीक है, तो 40 प्लस x बराबर √3x, यही आया था। अब हम इस x को किधर ले जाते हैं? उधर ले जाते हैं। 40 बराबर √3x माइनस x। तो 40 बराबर x हमने कॉमन लिया तो कितना आ गया? √3 माइनस 1। हमें तो x का मान चाहिए, तो कितना आएगा? x बराबर √3, x बराबर 40 बटा √3 माइनस 1। ये आया। अगर आप इसको आगे और सोल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? हम अंश तथा हर में √3 प्लस 1 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अंश तथा हर में √3 प्लस 1 से गुणा करेंगे। ये हमने गुणा किया, तो x बराबर 40 √3 प्लस 40 बटा ये क्या होगा? a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40 √3 प्लस 40 बटा 2। 40 कॉमन ही रहने देते हैं, तो √3 प्लस 1 बटा 2। तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा।
तो हमारा जो x पाथ की दूरी है वो 20√3 + 1 किस में आ जाएगी, मीटर आ जाएगी। मीटर में दी हुई है आपको, देखो यहाँ पे मीटर में दी हुई, तो मीटर। सो इस पाथ की x 20√3 + 1 यानी कि इसकी ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, 20√3 + 1 मीटर आ गई। यही आपको निकालना था, तो ये हमने इस तरह निकाल लिया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप एक त्रिभुज में निकालेंगे मान, फिर दूसरे त्रिभुज में मान लेके पुट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ हम एक और प्रश्न करते हैं। 500 मीटर की ऊंचाई पर एक नदी के ऊपर, अब देखो यहाँ पे मान लीजिए ये नदी है, कौन सी, CBD हमारी क्या है, एक नदी है, ठीक है। अब इस नदी से कितनी, 500 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक हवाई जहाज है। तो यहाँ ए हमारा क्या है, एक हवाई जहाज है। ध्यान से देखना, नदी के दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदु से, तो यहाँ नदी के दो किनारों पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो नदी की चौड़ाई, ये हमारी नदी थी, तो हमें इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी, नदी की चौड़ाई। तो मान लीजिए बिंदु बी से इसकी ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी है, 500 मीटर मानने की बात है, नहीं दे रखी है। हमें इनका कोण भी दे रखा है, अवनमन कोण बना हुआ है, कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो यहाँ से एक ही बिंदु से अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो मतलब अगर ये 45 है तो इधर से बनने वाला कोण भी क्या होगा, 45, और ये इधर से 30 है तो इधर वाला कोण भी क्या होगा, 30। तो हमें इस नदी की चौड़ाई याद करनी है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहली बात आप यहाँ पे, हमने इस चित्र को अच्छे से समझ लिया, एक बार हम इस चित्र की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में आपको क्या दे रखा है, लंब, और आपको क्या दे रखा है, आधार। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है, 500, आधार हमारा है x, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहां से x बराबर क्या आ गया आपका, 500 मीटर आ गया। इसको हमने दे दिया समीकरण 1, यानी कि ये मान हमारा कितना निकल गया, 500 मीटर निकल गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। अब वापस क्या दे रखा है, लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, और हमारा उन्नयन कोण कितना है, 30। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखोगे आप, लंब बटा आधार। कितना लिखेंगे, लंब बटा आधार। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। लंब हमारा है 500, आधार हमारा है y। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 1/√3, लंब हमारा है 500, आधार हमारा है y। तो हमें y का मान निकालना है, तो कितना आ गया, 500 गुणा √3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम सबको पता है √3 की वैल्यू क्या होती है, गुणा 1.732। जिनको नहीं पता वो साइड में लिख लो, √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है। हमने इसको गुणा कर दिया, तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, गुणा करने पर 866 मीटर। कितना आ जाएगा y का मान, 866 मीटर। ये हमने दे दिया समीकरण 2। हमारी नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो नदी की जो चौड़ाई है वो क्या है, नदी की चौड़ाई, नदी की टोटल चौड़ाई कितनी है, CD जो है हमारी नदी की चौड़ाई, तो CB + BD। तो नदी की चौड़ाई हमारी क्या है, नदी की चौड़ाई, अब देखते हैं, नदी की चौड़ाई हमारी है CD, कितनी है, CD, नदी की चौड़ाई हमारी CD है। तो किससे मिलकर बनी है, CB + BD से, यानी कि x + y से। x हमारा कितना था, 500, y हमारा कितना है, 866। तो हमारा इसका पूरा मान कितना आया, नदी की चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, 1366 मीटर। तो हमने इससे क्या ज्ञात कर लिया, नदी की चौड़ाई ज्ञात कर ली। कैसे ज्ञात करी, एक बार समकोण त्रिभुज इसमें लगाया और एक बार समकोण त्रिभुज इसमें लगाया, और इससे हमने क्या कर लिया, दोनों में आधार का मान ज्ञात कर लिया। तो x और y का हमें मान ज्ञात हो गया, जो कि हमारी क्या थी, नदी की चौड़ाई। तो इस तरह से आपके किसी भी तरह के प्रश्न आए, किसी स्तंभ की ऊंचाई आए, नदी की चौड़ाई आए, सूर्य से उन्नयन कोण आए, आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की सहायता से इसको हल कर सकते हैं।